हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को ये बताया कि कैसे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो वर्क करता है और उसके कोर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो है किस प्रकार का होता है। आपने ड्रॉ भी किया है, सीखा है और उसको आपने होमवर्क में भी करके भेजा है मुझे। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, अब एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी के कारण पैदा हुआ है, जिस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो, तो ऐसा मैग्नेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। अब देखें कैसे बनता है ये। तो पहले तो ये जान लें कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड ले लो। तो जैसा मैंने बताया था, सोलेनॉइड में ये हॉलो सिलिंड्रिकल कोर होता है। इस सिलिंड्रिकल कोर के बीच की जो स्पेसिंग है, जो इवैक्यूएटेड है, उसमें अगर हम कोई एक सॉफ्ट आयरन रॉड इंट्रोड्यूस कर दें, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल रॉड, जैसे मान लो ये पेन नहीं, ये एक लोहे का एक रॉड है, तो इसको अगर इंट्रोड्यूस कर दें और उसके बाद इस सोलेनॉइड में जो कॉइल लिपटा हुआ है, सोलेनॉइड जो है, इसके दोनों छोर को ऐसे बैटरी से और की से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करें, डीसी सप्लाई दे करके, और एक सर्टेन एम्पियर का करंट कंटिन्यूसली पास होने दें। तो जब तक हम करंट सप्लाई करेंगे तब तक के लिए ये जो आयरन रॉड है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना रहता है। और कैसे साबित करेंगे इसको? तो इसके आसपास अगर हम कोई लोहे के पार्टिकल्स, आयरन फिलिंग्स लेकर के गिरा दें तो ये क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है इस आयरन रॉड के अंदर आ गई है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे इस सोलेनॉइड की कॉइल से होकर के, टर्न से होकर के, तब तक तो ये आयरन, सॉफ्ट आयरन रॉड जो है ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रिटेन करके रखेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है ऑफ कर दी जाती है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है, इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। और उसके बाद ये जिन आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट किए हुए था उनको रिलीज कर देता है और वो गिर जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टेम्पररी मैग्नेट बनता है। ध्यान देना, कोर में कैसा मटेरियल, सॉफ्ट आयरन जैसा मटेरियल होना चाहिए। तो सॉफ्ट आयरन की विशेषता ये है कि जब तक हम इसको किसी सोलेनॉइड की कोर में रखेंगे, जब तक इससे होकर करंट सप्लाई देंगे, तब तक तो ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखता है। एंड एज सुन एज करंट सप्लाई इज रिमूव्ड और की स्विच्ड ऑफ, द सप्लाई ऑफ करंट इज स्टॉप्ड, देन इट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड इमीडिएटली। ये इसकी बड़ी गुण है जिसके कारण इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम सॉफ्ट आयरन की जगह अगर हम स्टील रॉड यूज करें तो क्या होगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए स्टील कभी यूज नहीं करते, क्योंकि स्टील की एक विशेषता है, मान लो स्टील रॉड है, ये स्टील रॉड इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसके साथ दिक्कत क्या है, ये मैग्नेटाइज तो हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग करंट देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन स्टील रॉड विल गेट मैग्नेटाइज। लेकिन उसके बाद अगर करंट सप्लाई हम रिमूव कर दें तो भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रह जाती है, बची खुची प्रॉपर्टी, एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बची हुई मैग्नेटिज्म रह जाती है। हायर क्लास में तो लोग पढ़ोगे 12th में कि उसको रिटेंटिविटी कहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के कारण इसके अंदर जो है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लें, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कोर से बाहर भी कर लें। और अगर ये स्टील रॉड है या और भी मटेरियल्स हैं, देखेंगे हम, स्पेशली स्टील की बात करें, तो निकालने के बाद भी ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर किए रहती है। इसीलिए इस स्टील रॉड को हम परमानेंट मैग्नेट तो बना सकते हैं क्योंकि इसने एक परमानेंट मैग्नेटिज्म एक्वायर कर ली, लेकिन इसको टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम इस मटेरियल को प्रीफर नहीं करेंगे। किस मटेरियल को प्रेफरेंस देंगे? सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर को, सॉफ्ट आयरन कोर को। सॉफ्ट आयरन के अलग अलग शेप को अलग अलग तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में हम बना सकते हैं। क्लियर है? अब
तो ये भी समझ गए कि स्टील को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो पूछा जाता है स्टील डज नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। तो स्टील के साथ एक दिक्कत है कि इसको मैग्नेटाइज करने के लिए भी बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखना पड़ेगा, प्लेस करना होगा, ठीक है, जिसके लिए इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में लार्जर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर डेवलप करेगी देन ओनली स्टील कैन बी मैग्नेटाइज्ड। तो स्टील के साथ ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि इसको डीमैग्नेटाइज करना, एक बार ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, तो इसको डीमैग्नेटाइज करना यानी कि इसकी मैग्नेटिज्म को रिमूव करना भी इतना आसान नहीं है। तो स्टील डज नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड इजीली, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन स्टील में क्या है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ स्टील डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, कंप्लीटली। और इसलिए इसको हम परमानेंट मैग्नेट तो बना सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ये जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को तय करते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनेगा, जैसे मैंने बताया सॉफ्ट आयरन कोर को इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कोर में हम प्लेस कर दें वैक्यूम इवैक्यूएटेड स्पेस में, तो ये जो है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। अब हमें अलग अलग पावर के मैग्नेट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसकी पावर को, इसके अंदर की मैग्नेटिक पावर को कौन डिसाइड करता है, तो ये हम जानते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंटेंसिटी को, उसकी पावर को तय करते हैं। तो पहला फैक्टर है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट जो है जितने हायर एम्पियर का होगा, जितने लार्जर एम्पियर का होगा, उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इसकी कोर में प्रोड्यूस होगा। और तब जब हम स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस कोर, सॉफ्ट आयरन कोर को, तो इसके द्वारा भी जो एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म होगा वो भी अधिक से अधिक स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें इस करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है द स्ट्रेंथ, पहला हो गया ये स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जितने अधिक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा ये कहना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसके यूनिट लेंथ में जितने ज्यादा से ज्यादा लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सोलेनॉइड की कोर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट स्मॉल एन आई होती है, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ कॉइल्स जितने अधिक होंगे उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इसके कोर में डेवलप करेगा और कोर के अंदर प्लेस जो सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल रॉड है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एक्वायर करेगा। तो ये दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ नोट्स में आपको दूसरे फैक्टर को मैंने, ये पहले फैक्टर को मैंने दूसरे नंबर पर लिखा है, दूसरे फैक्टर को पहले नंबर पर लिखा है, उस पर नहीं जाना, देख लेना। तो एक तो पहला फैक्टर मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, और दूसरा फैक्टर मैंने बताया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे उस पर डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने अधिक लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तीसरा है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। हायर इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू वैल्यू ऑफ द कोर मटेरियल। कोर में जो आयरन मटेरियल जो भी हमने डाला है, या कोई जरूरी नहीं है, कोई और मटेरियल भी हो सकता है जिसको हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैल्यू, इसकी म्यू वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म ये एक्वायर करेगा। तो ये नेचर ऑफ कोर मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। सॉफ्ट आयरन इसलिए प्रेफर करते हैं हम क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत अधिक होती है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। दैट्स व्हाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज कोर, बिकॉज इट्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैल्यू म्यू इज हायर, ठीक है। तो आपने समझ लिया ये कौन कौन से फैक्टर जो हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को तय करते हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से इनका क्या यूज है। तो पहला इस्तेमाल तो ये है कि फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स में हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ये मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के कारण इसने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, सॉफ्ट आयरन हैवी कोई रॉड है, और हमें एक
आयरन का कोई रॉड या कोई बॉडी, आयरन बॉडी या आयरन स्क्रैप्स को उठाना है, तो ये जब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा तो इसको हम यहाँ लाएंगे, ये इसके द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा और एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह बड़े आसानी से, बिना इसको किसी बैग में लादे हुए बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। और जहां पर इसको डिटैच करना हो वहां हम क्या करेंगे, करंट को स्विच ऑफ कर देंगे और ये डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जहां पर स्टील वर्क्स चल रहा हो, आयरन वर्क्स चल रहा हो, स्टील और आयरन के स्क्रैप्स को, स्टील आयरन के रॉड्स को या बॉक्सेस को या और भी किसी तरह के स्ट्रक्चर को अगर हमें लिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स की मदद से ऐसा हम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को जितना चाहें हम बना करके, जितना हैवी लोड चाहें हम एक जगह से दूसरी जगह रिमूव कर सकते हैं। तो ये पहला इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन में। मैं एक लिंक भेजूंगा आपको, भेजा भी हूं मैं, फिर से मैं भेज दूंगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इन हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, तो आंखों में मान लो कि किसी के लोहे के कण किसी तरह से पड़ गए कहीं से, ठीक है, लोहे के छड़े पड़ गए कहीं, आंखों के अंदर धंस गया, तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल जो है उस आयरन स्प्लिंटर को या स्टील के जो स्प्लिंटर्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट आंख के पास ले जाते हैं, वहाँ से वो पुल हो जाता है, वो बाहर की ओर खींच जाता है। तो इंजर्ड आइज में वहाँ से हम आयरन पार्टिकल्स को हम रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से। बहुत से अप्लायंसेज हैं, डिवाइसेज हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे इलेक्ट्रिक बेल में तुम लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक बेल्स में हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन्स में, अब जैसे देखो ये मेरे पास ये जो एक ये मैग्नेट है, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ये एक स्पीकर से निकाला हुआ है, तो स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में हम यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन्स में यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स में, रेडियो में, टीवी सेट्स में, टीवी स्पीकर्स में, ऑडियो कैसेट्स में, टेप्स में, ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। इन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का मैंने नाम बताया। अब चौथा देखो, आगे तुम लोगों को पढ़ाऊंगा मैं डायनेमो कैसे वर्क करते हैं। डायनेमो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम डायनेमो कहते हैं। मोटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो डायनेमोज में, मोटर्स में हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब पढ़ाऊंगा तो जानोगे आप लोग। तो ये वो सभी जगह हैं जहां पर कुछ इस्तेमाल हमने बताया कि जहां पर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस मैंने दिखलाए हैं कैटेगराइज करके। इधर लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट में परमानेंट मैग्नेट, बीच में बाइफर्केटिंग कर दिया हमने, सेपरेशन करके। पहला डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट शोज मैग्नेटिज्म ओनली एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज थ्रू इट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की विशेषता है कि जब तक हम करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड से होकर के या उसके चारों ओर लिपटे हुए कॉइल से होकर के, तब तक तो वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, तब तक तो वो चुंबक बना रहता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर देंगे वो कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज्ड हो जाता है और उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार अगर कोई मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बन गया है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या होगी, वो रिटेन होकर रहती है। उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ स्विच ऑफ कर दें अगर, तो उससे भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना है। दूसरी, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक विशेषता है, हम अगर हम रखे हुए हैं इसे, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कोर में रख के, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मान लो कि इधर वाला फेस नॉर्थ बना है, इधर वाला साउथ बना है, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो तुमने जाना कि ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वाला साउथ बन जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके इसकी पोलैरिटी को भी हम इन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के किसी पोल की जो पोलैरिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फेस नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है, और जो साउथ है वो हमेशा साउथ ही रहेगा। तो ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा,
एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को हम घटा बढ़ा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख के, ठीक है। मान लो कि इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड इसको रखने पर ये पैदा हुआ, तो स्ट्रॉन्गर करंट अगर सप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा, और कम करंट की सप्लाई देंगे तो ये वीक मैग्नेट बनेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करने का कोई उपाय नहीं है, इट कांट बी चेंज्ड। अब एक क्वेश्चन है कि विच मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट